Hello everyone, dear students of BS English सेकंड सेमेस्टर। आज की जो हमारी लिटरेरी मूवमेंट है वो है इमेजिज़म। आज हम लोग इमेजिज़म के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इमेजिज़म और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सारा कुछ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द 20th century known as imagism. So, Imagism played a revolutionary role in modern poetry because it rejected unnecessary ornamentation and focused on clarity. इमेजिज्म ने क्या किया था प्यारे बच्चों? इमेजिज्म मूवमेंट जब आती है तो इसने क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया। ये जो अननेसेसरी चीज़ें हम लोग कह देते हैं ना, मतलब ऑर्नामेंटेशन, लाइक हम लोग बिला वजह खूबसूरती के लिए वर्ड्स जोड़ते जाते हैं। जैसे कि शायर जो है वो एग्जैजिटेशन का बड़ा सहारा लेते थे, मेटाफर का बहुत ज़्यादा सहारा लेते थे, ठीक है, हाइपरबोल को बड़ा इस्तेमाल करते थे। जैसा कि आप जॉन डन की पोइट्री देखते हैं और इसी तरह से बाकी पोइट्स को आप देखते हैं तो वो बड़ी हायर लेवल की एक पोइट्री चली जाती है। लेकिन ये जो मूवमेंट है इसमें जो हमारे पोइट्स शामिल होंगे तो इन्होंने जो अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी वर्ड्स थे ना, उन सबको निकाल दिया है, ठीक है ना। क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया है, प्रिसीजन के ऊपर किया है, विविड इमेजरी दी है। Although the movement lasted only for a short period, its impact on modern literature was immense. Many poets who later became major literary figures were associated with this movement. और बहुत सारे हम आपके सामने पोइट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जो हमारा मेजर फोकस है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इमेजिज्म है। इस मूवमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द इमेजिज्म, और मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है इमेजिज्म की। उसके बाद हम लोग जो है वो प्रिंसिपल्स और इसके जो ये वाली जो मूवमेंट है इसके फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजर इमेजिस्ट पोइट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट इमेजिस्ट पोइम्स, मतलब एक आधी पोइम भी हम थोड़ी सी इसमें पढ़ लेंगे। और ये सारी बातें जो हैं हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थीम्स पे भी जाएंगे, स्टाइल एंड टेक्निक्स क्या हैं, ये सारा कुछ जो है इस लिटरेरी मूवमेंट का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आते हैं इस मूवमेंट के बैकग्राउंड की तरफ। टू अंडरस्टैंड इमेजिज्म वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द लिटरेरी क्लाइमेट ऑफ द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की जो क्लाइमेट थी, उस वक्त की सिचुएशन जो थी, हमें जो है उसको पहले देखना है। आप लोग देखें कि ये कौन सा पीरियड है, ये विक्टोरियन पीरियड बनता है, ठीक है ना। विक्टोरियन पीरियड जो है वो अपने एंड की तरफ जा रहा है और साथ साथ हमारा जो मॉडर्न पीरियड है मॉडर्न पीरियड जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, विक्टोरियन पीरियड जो है वो 1837 से लेके 1901 तक है, और 1901 से लेके आगे 1940 और 1970 तक जो है हमारा मॉडर्निज्म का पीरियड है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज पोइट्री वाज ऑफन एलेबोरेट, इमोशनल एंड हाईली डेकोरेटिव, ठीक है ना। विक्टोरियन एज में क्या था, पोइट्री बहुत ज़्यादा एलेबोरेटिव थी, इमोशनल थी और हाईली डेकोरेटिव थी, ठीक है ना। पोइट्स यूज लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, मोरल टीचिंग्स एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। इस तरह पोइट्स क्या करते थे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज़ के लिए, मॉरल टीचिंग्स, और उसके बाद आर्टिफिशियल लैंग्वेज आ जाती थी। होएवर बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20वीं सदी शुरू हुई है, तो मैनी राइटर्स फेल्ट डिससेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म। तो इन जो बहुत सारे पोइट्स थे उन्होंने इन सब से डिससेटिस्फेक्शन उनको स्टार्ट हो गई। ये कौन सी, आपको पता ही है, जब एक तरह की जो है वो एज चलती आ रही होती है तो उसमें अब फिर बेंट ऑफ माइंड स्टार्ट आ जाता है, फिर चेंज आना मस्ट हो जाता है। इस तरह से आप लोगों ने न्यू क्लासिसिज्म देखा है, फिर रोमांटिसिज्म देखा है, फिर हम लोगों ने उसे क्या कहते हैं विक्टोरियनिज्म देखी है, फिर मॉडर्निज्म देखी है, पोस्ट मॉडर्निज्म हम लोगों ने देख ली है, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं ना कैसे बेंट ऑफ माइंड होता है और फिर चेंज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह से सेम जो है, जो लोग थे वो विक्टोरियन एज की जो पोइट्री थी उससे डिससेटिस्फाइड हो गए थे, उस तरह की ट्रेडिशन से। तो उन्होंने फिर क्या किया, the world was changing rapidly because of industrialization, scientific discoveries, urbanization, political unrest and world war। दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, अर्बनाइजेशन आ चुका था, लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे थे, पॉलिटिकल अनरेस्ट था, और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 का भी दौर था। सो राइटर्स वांटेड अ न्यू स्टाइल ऑफ द पोएट्री दैट कुड एक्सप्रेस मॉडर्न लाइफ मोर डायरेक्टली एंड ऑनेस्टली। तो राइटर इस तरह की पोइट्री लिखना चाह रहे थे जिसमें जो मॉडर्न लाइफ है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस की जा सके, ऑनेस्टली एक्सप्रेस की जाए, इसमें कोई ऑर्नामेंटेशन, कोई एलेबोरेटिव वर्ड्स ना इस्तेमाल किए जाए। इमेजिज्म इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, इमेजिज्म किसके जो रिएक्शन में सामने आई है, रोमांटिक इमोशनलिज्म के,
ठीक है ना। रोमांटिक इमोशनलिज्म से लोग तंग थे। विक्टोरियन वर्बोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स का एडिशन हो जाना, वर्बोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स, ठीक है ना। एलेबोरेशन, आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन, आर्टिफिशियल चीज़ें, ठीक है ना, जैसी कोई रियलिटी है ही नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन, वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे कि आर्टिफिशियल लगती थी। सो द मूवमेंट, ये जो इमेजिज्म है, द मूवमेंट ऑफिशियली बिगेन अराउंड 1912 इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। ये 1912 के करीब करीब इंग्लैंड और अमेरिका में स्टार्ट हुई। अब इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका मतलब क्या है? द वर्ड इमेजिज्म कम्स फ्रॉम द टर्म इमेज। ये लफ्ज़ जो है ये इमेज से निकला है। एन इमेज इज़ अ विविड पिक्चर क्रिएटेड इन द रीडर्स माइंड, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इमेजिज्म। एन इमेज इज़ अ विविड पिक्चर क्रिएटेड इन द रीडर्स माइंड थ्रू वर्ड्स। इमेज कोई ऐसी तस्वीर किसी भी रीडर के माइंड में क्रिएट कर देना, किसके थ्रू? वर्ड्स के थ्रू, ठीक है ना। इमेजिज्म वाज अ पोइटिक मूवमेंट दैट एम्फोसाइज्ड, और ये एक तरह की पोइटिक मूवमेंट थी जो कि एम्फोसाइज करती थी किसके ऊपर? क्लियर इमेजरी के ऊपर, प्रिसाइज लैंग्वेज के ऊपर, सिंप्लिसिटी के ऊपर और डायरेक्ट एक्सप्रेशन। मतलब इमेजरी है तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सी जो है वर्ड्स सादा सादा से हों, सिंप्लिसिटी सादगी हो, डायरेक्ट एक्सप्रेशन हो। इमेजिस्ट पोइट्स बिलीव दैट द पोएट्री शुड प्रेजेंट एन इमेज डायरेक्टली। इमेजिस्ट कहते हैं कि इमेजिस्ट पोइट्स बिलीव्ड दैट पोएट्री शुड प्रेजेंट एन इमेज डायरेक्टली, शायरी को एक इमेज को डायरेक्टली प्रेजेंट करना चाहिए विदाउट अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। उसके साथ आप इधर उधर के अल्फाज मत जोड़ें, ठीक है ना। जैसे कि आप उर्दू की एग्जांपल ले लें कि पंखड़ी उसके लब नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी के गुलाब की सी है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि हर लिप्स आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है ना, या फिर हर लिप्स लाइक द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। तो आप इसको इतना एग्जैजरेट क्यों कर रहे हैं? सो डू नॉट अटैच अननेसेसरी वर्ड्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पोइट्री, पीस ऑफ पोइट्री। अकॉर्डिंग टू द इमेजिस्ट के नज़दीक आप देखें पोइट्री शुड बी हार्ड एंड क्लियर, ठीक है ना, क्लियर, हार्ड एंड क्लियर होनी चाहिए, नेवर ब्लर्ड और इनडेफिनेट। और इमेजिज्म एम्ड टू कैप्चर अ सिंगल मोमेंट, ठीक है ना, कोई सिंगल मोमेंट ये लोग कैप्चर करते हैं, कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। अगर कोई इमोशन देख लें तो एक इमोशन की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट देख लें तो एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो प्रिसीजन की तरफ जाएंगे, क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। तो इज़रा पोंड जो है वो सबसे मेन पॉइंट है इस लिटरेरी मूवमेंट का, इमेजिज्म का जो मेन लीडर आप जिसको कह सकते हैं वो है इज़रा पोंड। तो इज़रा पोंड जो है एन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल, वो इसको इस तरह से डिफाइन करता है इमेजिज्म को, एन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कम्प्लेक्स इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। दिस मीन्स दैट अ सिंगल इमेज कैन कन्वे बोथ थॉट एंड इमोशन इमीडिएटली। एन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कम्प्लेक्स इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक ही वक्त में आपके जहन में एक जहानत और जज्बात से भरा ख्याल आ जाना, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट अ सिंगल इमेज, एक सिंगल इमेज जो है वो कैन कन्वे बोथ थॉट एंड इमोशन, वो सोच भी प्रोवाइड कर सकता है, वो आपको जज्बात भी प्रोवाइड कर सकता है। सो मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ द इमेजिज्म की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, imagist poets followed certain principles. These principles were mainly formulated by the Ezra Pound, क्योंकि Ezra Pound he is the major leader of this literary movement. Ezra Pound ने फिर इसके बारे में, इस मूवमेंट के बारे में चंद एक प्रिंसिपल्स दिए। वो कहता है कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग्स, हमें चीज़ों के साथ डायरेक्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए, सिमिली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। द पोइट शुड प्रेजेंट द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली वेदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। शायर को चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली पेश करे, उसको ये ना कहे कि हिज फेस सीम्स लाइक अ फ्लावर, ठीक है ना। तो ये लाइक अ फ्लावर आप उसको आप मेटाफर का इस्तेमाल करें, आप उसको डायरेक्ट कंपैरिजन करवा दें, ठीक है ना, इधर उधर की बातों में ना जाए। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ फ्लावर विद लॉन्ग इमोशनल कमेंट्री द पोइट सिंपली प्रेजेंट द फ्लावर विविडली। वो उसने इसकी एग्जाम्पल इस तरह से दी है कि अगर हम लोग एक फूल को कहें कि जज्बाती तौर पे उसके साथ इतना सारा कुछ अटैच कर दें, इससे बेहतर है कि आप विविडली एक फूल को बयान करें कि दिस इज़ अ फ्लावर एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ पेटल्स, इट हैज़ दिस कलर, इस तरह से करके, ठीक है। यूज़ नो अननेसेसरी वर्ड्स, आपने अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। इमेजिस्ट पोइट्री अवॉइड्स डेकोरेटिव लैंग्वेज एंड एक्सेसिव एडजेक्टिव्स। एक्सेसिव एडजेक्टिव से ये लोग परहेज करते हैं, डेकोरेटिव लैंग्वेज से ये लोग परहेज करते हैं। एवरी वर्ड मस्ट कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग, हर लफ्ज़ जो है उसका मतलब वाजिया होना चाहिए, ठीक है ना। हर लफ्ज़ अगर आप ऐड कर रहे हैं वो उसके मतलब में इजाफा कर रहा। म्यूजिकल रिदम, इमेजेस रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल मीटर। पहले आप देखते हैं, आपको मैंने अभी वो सोनेट्स पढ़ाई थी, वो सॉरी मैं फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ा रही हूँ सोनेट्स शेक्सपियर की। तो सोनेट जो है उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, रिदम होता है, वो पेंटामीटर की बात करते हैं, ठीक है ना।
तो लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं इमेजिस्ट जो हैं ये ट्रेडिशनल मीटर को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। दे प्रिफर्ड फ्री वर्ड्स दैट फॉलो द रिदम ऑफ द नेचुरल स्पीच। ये कहते हैं कि फ्री वर्ड्स होनी चाहिए, आज़ाद नज़म होनी चाहिए, ठीक है ना, नेचुरल स्पीच का जैसे रिदम हो वैसे होना चाहिए, कोई मीटर कोई राइम स्कीम इसको ये लोग फॉलो नहीं करते। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, इमेजिस्ट पोइट्री मस्ट बी एग्जैक्ट एंड कॉन्क्रीट। ये कहते हैं हमारी पोइट्री जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए और कॉन्क्रीट होनी चाहिए। द लैंग्वेज शुड क्रिएट अ शार्प विजुअल इमेज। आपकी लैंग्वेज ऐसी हो कि आपके दिमाग में फ़ौरन जो है एक इमेज जो है वो क्रिएट हो जाए। इकोनॉमी ऑफ द लैंग्वेज पे ये जो दैट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द इमेजिज्म लिटरेरी मूवमेंट दैट हैज़ बिन गिवन बाय इजरा पाउंड। इसका ये 5वां प्रिंसिपल है, वो कहता है इकोनॉमी ऑफ द लैंग्वेज। शॉर्ट पोइम्स वर प्रीफर्ड, उसने कहा कि छोटी छोटी पोइम्स हो लिखनी चाहिए। इमेजिस्ट बिलीव दैट अ फ्यू केयरफुल चूजन वर्ड्स वर मोर पावरफुल दैन लेंथी डिस्क्रिप्शन। चंद एक लफ्ज़ जो है, अल्फाज जो है, अगर आप एहतियात से उनको चुन लेते हैं तो एक लंबी नज़म से कहीं बेहतर होते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजिस्ट पोइट्री की तरफ अब हम लोग आ जाते हैं। अब इस लिटरेरी मूवमेंट के करेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो इमेजिस्ट पोइट्री है उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये हैं। सिंप्लिसिटी, इमेजिस्ट पोइट्री यूज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, देयर इज़ नो अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन। उसके बाद कॉन्क्रीट इमेजरी होनी चाहिए। द पोएम्स क्रिएट विविड विजुअल पिक्चर्स, रीडर्स कैन क्लियरली इमेजिन द सीन, ठीक है ना। रीडर अगर पढ़े तो उसके माइंड में फ़ौरन जो है उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। तो फ्री वर्ड्स जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। मोस्ट इमेजिस्ट पोएम्स आर रिटन इन फ्री वर्ड्स, दे डू नॉट फॉलो ट्रेडिशनल राइम स्कीम, और वो कोई राइम स्कीम जो है उसको फॉलो नहीं करते। ब्रेविटी की बात ये लोग करते हैं। इमेजिस्ट पोएम्स आर यूजुअली शॉर्ट, और ये जो इमेजिस्ट होती हैं, इनकी जो पोइट्री होती है, पोइम जो होती हैं, ये छोटी छोटी होती हैं लेकिन ब्रेविटी होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम होती है, ठीक है ना। द पोइट कैप्चर्स द मूवमेंट क्विकली एंड इफेक्टिवली। ऑब्जेक्टिविटी की ये लोग बात करते हैं। इमेजिस्ट अवॉइड एक्सेसिव पर्सनल इमोशन, ये लोग जो है पर्सनल इमोशन की बात नहीं करते, ये जो है सारे लोगों की बात करेंगे। दे फोकस ऑन प्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। और इसके बाद प्रिसीजन की बात मैंने आपको पहले बताया है कि एवरी वर्ड इज़ केयरफुली सिलेक्टेड, द लैंग्वेज इज एग्जैक्ट एंड मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ द जापानीज़ पोइट्री, ये जो इमेजिस्ट पोइट्री है इसके ऊपर जो जापानीज़ पोइट्री है उसका बहुत ज़्यादा असर है। जापानीज़ पोइट्री में एक उनकी पोइट्री की एक क्वालिटी है, वो हाइको पोइट्री है। हाइको पोइट्री होती है पोइट्री ऑफ 3 लाइन्स, ठीक है ना, 3 लाइन्स की पोइट्री होती है, और ये उसमें जो है वो क्लियर बात कर देते हैं, ठीक है ना। 3 लाइन्स पोइट्री को हम लोग हाइको पीस ऑफ पोइट्री कहते हैं। दैट इज़ द पीस ऑफ पोइट्री ऑफ जापानीज़, ठीक है। तो इमेजिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जापानीज हाइको पोइट्री। हाइको इज शॉर्ट, प्रीसाइज एंड इमेज सेंटर। 3 लाइन्स पोइट्री होती है जस्ट। हाइको जो नज़म होती है ना सिर्फ 3 लाइन्स की होती है। तो ये लोग इससे बड़ा इंप्रेस हुए थे, तो इन लोगों ने फिर कहा कि हमारी पोइट्री भी जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए। मेजर इमेजिस्ट पोइट्स में मैंने आपको बताया है कि सेवरल इंपॉर्टेंट पोइट्स वर एसोसिएटेड विद द इमेजिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट इजरा पाउंड है। तो इजरा पाउंड जो है वो अमेरिकन पोइट एंड क्रिटिक था, वाज द लीडिंग फोर्स बिहाइंड इमेजिज्म, और इमेजिज्म के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट हाथ इसका था। ही प्रमोटेड मॉडर्न पोइट्री एंड इनकर्ज्ड एक्सपेरिमेंटेशन। उसने मॉडर्न पोइट्री को इनकर्ज किया और एक्सपेरिमेंटेशन को इसने बहुत इनकर्ज किया। और फेमस इमेजिस्ट पोइम इसकी जो है सबसे फेमस, आप देखिए कितनी छोटी सी पोइम अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी। इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो जो है इसमें ये देखिए ये पोएम है। द एप्रिशिएशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, द एप्रिशिएशन ऑफ दीज फेसेस इन द crowd, petals on wet black bow. This poem is one of the finest example of imagism. These are only 3 lines of the poem, only 3 lines. This is the piece of the poetry that has been impressed with the haiko poetry of the Japanese poetry. देखें वो भी 3 लाइनों की पोइट्री होती है, ये भी पोइम होती है, ये भी 3 लाइनों की पोइम है। इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, द एप्रिशिएशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि एक जो स्टेशन ऑफ द मेट्रो है वहाँ पे लोगों के जो चेहरे हैं क्राउड में, और वो इस तरह से हैं जैसा कि एक ब्लैक कोई शाख होती है और उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, और वो उनकी जो पत्तियां हैं वो गीली हैं, तो चेहरे के लोगों के फेसेस जो हैं वो इस तरीके से हैं। अब देखिए एनालिसिस इस पोइम का अगर हम लोग करते हैं। द पोइम कंपेयर्स ह्यूमन फेसेस इन अ सबवे स्टेशन टू फ्लावर पेटल्स ऑन अ वेट ब्रांच। द कंपैरिजन इज ब्रीफ बट पावरफुल। छोटा सा कंपैरिजन है लेकिन पावरफुल है, ठीक है ना। तो पोइम क्रिएट्स अ विविड विजुअल इमेज विद ओनली अ फ्यू वर्ड्स। चंद एक अल्फाज के थ्रू ही जो है वो इमेज क्रिएट कर दिया गया इन द माइंड ऑफ द रीडर।
सेकंड इंपॉर्टेंट पोइट जो है वो आपकी एमी लोवेल है। एमी लोवेल अमेरिकन इमेजिस्ट पोइट है, हेल्प पॉपुलराइज्ड इमेजिज्म इन अमेरिका। इसने अमेरिका में जो है इमेजिज्म उसको पॉपुलराइज करने में बड़ी हेल्प की। शी एम्फसाइज्ड फ्री वर्स एंड विजुअल इमेजरी। शी ऑल्सो पब्लिश्ड इमेजिस्ट एंथोलॉजीज। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पोइट इज रिचर्ड एल्डिक्टन. Richard L. Dickton, English poet and writer, and he was another important imagist poet, and his poetry often reflected. अब इसकी पोइट्री में क्या है, रिचर्डसन की जो पोइट्री है वॉर एक्सपीरियंसेस को ये शो करता है इमेजिज्म पोइट्री में, इमेजिस्ट पोइट्री में। क्लासिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है, मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट को ये बात बताता है। एनालिसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंट इमेजिस्ट पोइम्स, चांद एक इम्पॉर्टेंट जो पोइम्स हैं इमेजिस्ट की उनका एनालिसिस भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इजरा पॉन की जो सबसे इंपॉर्टेंट पोइम है वो ये है, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो दिस पोइम कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 लाइन्स येट इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। इसमें क्या कौन कौन से थीम्स आते हैं, इसमें थीम्स है अर्बन लाइफ है, ब्यूटी इन ऑर्डिनरी मूवमेंट्स है, ह्यूमन आइसोलेशन है, अमीजरी है, फेसिस आर कंपेयर टू द पेटल्स, द इमेज इज डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल। ठीक हो गया। और इसका जो स्टाइल है वो फ्री वर्ड्स है, नो अननेसेसरी वर्ड्स हैं, विजुअल प्रिसीजन है, और नेचर इसमें दिखाया गया, फ्लावर्स का, रिवर्स का, ट्रीज का। ये जो लोग हैं, ये जो इमेजिस्ट हैं, ये किसको फॉलो करते हैं सबसे ज़्यादा, ये नेचर को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। नेचर इज प्रेजेंटेड विविडली एंड डायरेक्टली। इमेजिस्ट ऑफन फोकस ऑन फ्लावर्स, रिवर्स, ट्रीज एंड सीजन। उसके बाद मॉडर्न अर्बन लाइफ को भी ये लोग फॉलो करते हैं। मैनी इमेजेस पोर्ट्रे मॉडर्न सिटीज एंड द क्राउड्स, ब्यूटी ऑफ द ऑर्डिनरी मूवमेंट्स की भी ये लोग बात करते हैं। इमेजिस्ट फाइंड ब्यूटी इन सिंपल एवरीडे एक्सपीरियंसेस। और आइसोलेशन और फ्रेगमेंटेशन की भी बात इनकी पोइट्री में आ जाती है। मॉडर्न लाइफ ऑफन अपीयर्स लोनली एंड फ्रेगमेंटेड, और प्रिसीजन और रियलिटी की बात भी ये लोग करते हैं। इमेजिस्ट एडमायर्ड द एबिलिटी ऑफ द हाइको टू कैप्चर अ मोमेंट विविडली। और ये जो इमेजिस्ट लोग थे, इन्होंने जो जापानीज सन फै पोइट्री की उसको इन लोगों ने बड़ा एडमायर किया हाइको को। उन्होंने कहा कि ये मोमेंट्स को फ़ौरन कैप्चर कर लेती है। दे अडॉप्टेड ब्रेविटी, सिंप्लिसिटी एंड कॉन्क्रीट इमेजरी। हमें पोइट्री ऐसी करनी चाहिए, छोटी सी, जो कि सबको समझ आ जाए, 3 to 4 लाइन्स की। ठीक है। तो इमेजिज्म और मॉडर्निज्म में क्या डिफरेंस आ जाता है। Imagism became an important part of the modernism. Modernist writers wanted to break traditional forms. Modernist writers जो थे वो traditional forms को break करना चाहते थे, experiment with the language करना चाहते थे, represent modern reality और modern reality को represent करना चाह रहे थे. So imagism introduced free verse, concise language and experimentation and experimental techniques. So ये imagism ने क्या introduce करवाया, free verse को introduce करवाया, कॉन्साइज लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द इमेजिज्म movement. So I think it will be helpful for all of you. Listen to it very carefully. If you want to ask anything, you may comment me and ask anything related to this lecture. Thank you very much.